हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, कल की क्लास में हम लोगों ने 12 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। तो आज हम लोग जो है 13 से स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप आपने कल की क्लास को अटेंड कर लिया होगा। तो चलिए फिर आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग जो है 25 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये PYQ के ही हैं। और ये क्लास आपको डेली 3 बजे मिलती है, तो आप इसको डेली ज्वाइन करिएगा, जहाँ पर हम लोग पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की तैयारी कर रहे हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है जिसमें पूछा है कि परभाषा व्यवहार यानी ट्रांस लैंग्वेज जो है क्या है। ये आपको बताना है कि ट्रांस लैंग्वेज जो होती है वो क्या है। तो पहला है, एक कक्षा में एक से अधिक भाषाओं को संसाधन के रूप में इस्तेमाल करने की शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रिया ये है। या फिर विद्यालय में किसी जो है कितनी भाषाएं पढ़ानी चाहिए, इस मुद्दे पर शिक्षा नीति में भाषा है। या फिर भाषाओं के शिक्षण अधिगम के दौरान एक भाषा से दूसरी भाषा में जो है व्यवहार करने से संबंधित है। या फिर भाषाएं किस तरह से एक समय अवधि के दौरान जो है अपना रूप बदलती हैं। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा वो आपको बताना है। 13 का जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि पर जो है भाषा व्यवहार का मतलब ये होता है कि एक कक्षा में एक से अधिक भाषाओं को संसाधन के रूप में इस्तेमाल करने की शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रिया, यानी कि एक क्लासरूम में एक से जो है ज़्यादा भाषाओं को जो है आप प्रयोग कर पा रहे हो, आप इंक्लूड कर रहे हो और उसी के जो है दौरान आप लर्निंग करवा पा रहे हो। ठीक है, तो ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसका ही मतलब होता है कि परभाषा व्यवहार, क्योंकि पार्टिकुलर आप एक ही सब्जेक्ट पर फोकस नहीं कर रहे हो, एक ही लैंग्वेज पे आप फोकस नहीं कर रहे हो, आप सभी लैंग्वेज को महत्व दे रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। 14 में पूछा है कि नीचे दिए गए प्रश्न को पढ़ें, पता करें कि यह जो है प्रश्न किस प्रारूप यानी कि किस प्रारूप का है। पहला मतलब क्वेश्चन है ये कि छोटी बालिका की कहानी पढ़ने के बाद आपने उसे जो है दुखों और कठिनाइयों का सामना करने वाले साहस को महसूस किया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। अब जो है यानी आप उस लड़की को उसकी प्रशंसा के लिए पत्र लिखना चाहोगे। लगभग 120 जो है शब्द में पत्र लिखना है। यानी कि आपने एक कहानी पढ़ी एक बच्ची के बारे में। बच्ची की जब आपने कहानी पढ़ी तो उसके जो दुख हुए, यानी उसको जो दुख हुआ और जो उसने कठिनाइयाँ झेली अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए, फिर आपने जो है उसके साहस को महसूस किया कि हाँ, आखिर बच्ची ने कितना स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ को बेटर करने में। और फिर आपको उसी पर एक सारांश लिखना है उसकी प्रशंसा के रूप में। और ये फाइनल कर दिया गया कि 120 शब्दों में ही आपको लिखना है। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा ये जो है आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 14 में। तो पहला है, पाठ का विस्तार करने वाला प्रश्न यानी एक्स्ट्रापोलेटिव, ये हो जाएगा। या फिर विमर्श संबंधी प्रश्न ये होगा। या फिर अभिव्यक्ति परक प्रश्न ये होगा। या फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। कौन सा यहाँ पर राइट आंसर होगा ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा कि पाठ का विस्तार करने वाला प्रश्न। ठीक है, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका फर्स्ट होगा, क्योंकि इसमें ये कहा गया है कि अब आप अपने शब्दों में जो है उसके बारे में एक लेटर लिखोगे। और वो जो है ये फाइनल किया गया कि 120 ही शब्द होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से त्रिभाषा सूत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है। यानी कि त्रिभाषा सूत्र जो है उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो दिया गया है इसमें से कौन सा करेक्ट है, ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 15 में। तो पहला है, सभी बच्चे अपनी विद्यालय शिक्षा राजभाषा हिंदी में शुरू करते हैं और 10वीं पूरी करने तक कम से कम 2 भाषाएं जो हैं वो और सीख लेते हैं। तो ये कहना गलत हो जाएगा कि बच्चे अपनी विद्यालय शिक्षा से यानी राजभाषा हिंदी से जो है शुरू करते हैं। ये ज़रूरी तो नहीं, हो सकता है किसी की राजभाषा दूसरी हो। ठीक है, तो ये जो है आप जो है 100% नहीं कह सकते कि ये क्वेश्चन राइट होगा। अगला है, सभी बच्चे अपनी विद्यालय शिक्षा मातृभाषा से घर की भाषा में शुरू करते हैं और 10वीं पूरी करने तक कम से कम 2 और भाषाएं सीखते हैं।
बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये यहाँ पर ये कहा गया है कि सभी बच्चे अपनी विद्यालयी शिक्षा अपनी मातृभाषा में, यानी जो बच्चे की मदर टंग है, हम उसी से स्टार्ट करते हैं अपनी लर्निंग को। और इस पे जो है आपका एनसीएफ भी फ़ोकस करता है कि यस, बच्चे की जो मदर टंग है, जो बच्चे की मातृभाषा है, हम उसी के आधार पर, उसी को इंक्लूड करते हुए हम बच्चे की लर्निंग करवाएँगे, ठीक है? तो ये यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही है। और जब हम 10वीं तक पहुँचते हैं तो कम से कम हमको 2 भाषाएँ जो है हम सीख लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट हमारी लैंग्वेज जो मदर टंग है वो हो ही जाती है, और सेकंड लैंग्वेज हम कोई भी सीखते हैं, जैसे वो हमारी जो है मदर टंग अगर इंग्लिश है तो हम हिंदी सीख लेते हैं, या फिर हिंदी है तो हम इंग्लिश सीखते हैं, या फिर कोई और भी लैंग्वेज हो सकती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका सेकंड ऑप्शन होगा। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें पूछा है कि यहाँ एक ऐसी स्थिति दी जा रही है जहाँ विद्यार्थियों को विषय के प्रति जो है समझ बनाने के लिए विषय के विपरीत वाले दृष्टिकोण से परिचित करवाया जाता है। इस प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थियों में किसके जो है विकास का प्रयास किया जा रहा है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो समालोचनात्मक साक्षरता है, या फिर साक्षरता विकास है, या फिर समालोचनात्मक विश्लेषण है, या फिर प्रक्रिया आधारित शिक्षण शास्त्र है। तो कौन सा राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 16 में? यहाँ पर जो बात कही जा रही है कि जहाँ विद्यार्थियों को विषय के प्रति समझ बनाने के लिए विपरीत जो है, यानी विषय के विपरीत वाले दृष्टिकोण से परिचित करवाया जाता है, यानी कि एक समझ उनकी डेवलप हो पाए, बच्चों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्ड हो पाए, इसके लिए जो है विपरीत यानी उसके अपोजिट वाले जो दृष्टिकोण होते हैं उसी से उस मतलब उससे भी जो है बच्चों को इंक्लूड किया जा रहा होता है, परिचित करवाया जाता है, इंट्रोडक्शन करवाया जाता है। तो बच्चे में कौन सी थिंकिंग डेवलप होगी? नॉर्मल सी बात है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी, क्योंकि बच्चे में तर्क वितर्क करने की जो क्षमता है वो उसकी बेहतर होगी, और साथ ही जो है वो हर पक्ष के बारे में समझ पाएगा, ना कि वो रटेगा चीज़ों को। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा, यानी समालोचनात्मक साक्षरता यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें पूछा है कि कक्षा 6 की जो है अध्यापिका शब्दावली समृद्ध करने के लिए चम्मच, प्लेट, डिब्बे जो है परात कक्षा में लेकर आती है। इन्हें दिखाकर वह जो है रसोई में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं का विवरण लिखना चाहती है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में इन वस्तुओं को क्या कहेंगे, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए, जो भी मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ ये क्वेश्चन सारे पूछे गए हैं। ये जो कई बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चन पीवाईक्यू में, वो मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस कर रही हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा ये बताना है। यानी एक जो टीचर है, जो घर यानी रसोई में जो वस्तुएं प्रयोग में लाई जाती है, जैसे प्लेट है, चम्मच है, डब्बे हैं, परात है, उसको क्लासरूम में लेके आई है टीचर, और उनका जो है इस्तेमाल करते हो यानी इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं का विवरण लिखना चाहती है कि हाँ, जो चम्मच है इसका किस में हम प्रयोग करते हैं, डब्बे है इसका हम क्या प्रयोग करते हैं। फिर जो है इसके बारे में जो ये एक्टिविटी हो रही है ये किस चीज़ को अप्रिशिएट कर रही है। तो पहला है खाना पकाने के बर्तन, ये होगा यहाँ पर राइट आंसर आपका। या फिर जो है वास्तविक जीवन के कार्य, ये हो जाएगा। या फिर शिक्षण सामग्री, ये होगा। या फिर वास्तविक वस्तुएं, यानी जो है जो वास्तविक बच्चा जो अपनी रियल लाइफ में वस्तुओं को देख रहा है वो। तो कौन सा यहाँ पर राइट आंसर होगा ये जो है बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो है 17 है, इसका 4 ऑप्शन सही होगा, यानी वास्तविक वस्तुएं, यानी जो वास्तविक वस्तुएं हैं, बच्चा जो अपने रियल लाइफ में जाता है, किचन जाता है अपने घर में, तो वो वस्तुओं को देखता है कि हाँ, चम्मच है, डब्बे हैं, प्लेट है, इसका जो है माँ क्या प्रयोग करती हैं, कैसे इसको यूज किया जाता है, बच्चा अपने रियल लाइफ में भी देख रहा होता है, वो अपने घर में भी चीज़ों को देख रहा होता है, और वही चीज़ें टीचर लाके विद्यालय में बच्चों को दिखा रही है, उसी के द्वारा एक्टिविटी करा रही है। तो ये जो है एक स्थायी रूप से बच्चे के माइंड में सेट हो पाएगा, ठीक है, वो चीज़ों को कनेक्ट कर पाएगा अपने वास्तविक जीवन से, और वो चीज़ों को लॉन्ग टाइम याद भी रख पाएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो 4 ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें पूछा है सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षार्थी कक्षा में जो है दिए जा रहे
वक्तव्य से जो है मुख्य बिंदु समझने की कोशिश कर रहे हैं और मुख्य बिंदु लिख रहे हैं, इस कौशल को क्या कहेंगे? यानी कि यहाँ पर बात ये हो रही है, सामाजिक विज्ञान की क्लासरूम चल रही है यानी सोशल साइंस की, और उसमें जो है मुख्य बिंदु को समझने की वो कोशिश भी बच्चे कर रहे हैं और साथ ही उसको नोट डाउन भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है कौन-सा कौशल बेहतर हो रहा है, ये आपको बताना है। पहला है लेखन कौशल है, या फिर संज्ञानात्मक कौशल है, या फिर अध्ययन कौशल है, या फिर श्रवण कौशल है। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 है, यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा अध्ययन कौशल, ठीक है? यानी कि बच्चा जो है चीज़ों को समझ भी रहा है और समझने के साथ-साथ वो नोट डाउन भी कर रहा है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका अध्ययन कौशल हो जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 18 का। लेखन कौशल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर लेखन कौशल डेवलप हो रहा है, लेकिन उसके साथ-साथ वो समझने की भी कोशिश कर रहा है। बच्चा समझ करके चीज़ों को लिख रहा है, तो उसकी लर्निंग बेहतर हो रही है। यहाँ पर अध्ययन कौशल आपका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन 19, जिसमें पूछा है कि अधिगम प्रतिफल शिक्षार्थियों को समर्थ बनाते हैं। ये यहाँ पर बताना है कौन सा करेक्ट आंसर इसका होगा। तो पहला है सभी कौशलों के अधिगम के न्यूनतम स्तरों को प्राप्त करना, या फिर भाषागत तथ्यों को मापन के संदर्भ में प्राप्त करना, या फिर व्याकरणिक ज्ञान को मापन के संदर्भ में प्राप्त करना, या फिर दक्षताओं को मापन के संदर्भ में प्राप्त करना। तो क्वेश्चन नंबर जो 19 है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट होगा? यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि दक्षताओं को मापन के संदर्भ से प्राप्त करना, ठीक है? ये यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें पूछा है कि भाषा अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है? ये आपको बताना है, यानी भाषा अधिगम लैंग्वेज लर्निंग के बारे में कौन सा जो है स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है। तो पहला है सहजात प्रथम भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम को समर्थित करता है, या फिर प्रथम भाषा अधिगम और द्वितीय भाषा दोनों पूरी तरह से अलग अलग हैं, या फिर सहजात प्रथम भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम में अवरोध डालता है, या फिर सहजात प्रथम भाषा के ज्ञान का जो है द्वितीय भाषा अधिगम से कोई लेना देना नहीं है। तो कौन सा यहाँ पर करेक्ट आंसर है ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 20 का। तो 20 का जो आंसर राइट होने वाला है वो आपका होगा फर्स्ट, क्योंकि सहजात प्रथम भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम को समर्पित करता है, बिल्कुल करेक्ट है। रीज़न ये है कि जो प्रथम भाषा यानी जो आपकी मदर टंग है, जो आपके घर की लैंग्वेज है, जो आपने बचपन से जो है जिस लैंग्वेज में आपने बात की है, आपने लैंग्वेज को सीखा है यानी एक्वायर किया है, उसी लैंग्वेज का आप प्रयोग करके उसको एक आप आधार बनाकर दूसरी लैंग्वेज सीख रहे होते हो, ठीक है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका फर्स्ट ही ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रथम भाषा का ज्ञान यानी प्रथम भाषा अधिगम और द्वितीय भाषा दोनों पूरी तरह से अलग हैं, ये नहीं आप कह सकते, क्योंकि जो हमारी मदर टंग है हम उसी का इस्तेमाल करते हैं, उसी का इस्तेमाल करते हुए हम बहुत कुछ सीखते हैं, हम दूसरी लैंग्वेज को भी सीख रहे होते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि अब वो अलग अलग हैं, ठीक है? क्योंकि हम चीज़ों को कनेक्ट करते हैं। मान के चले जैसे कि हम दूसरी लैंग्वेज सीख रहे हैं, हमारी मदर टंग हिंदी है, अब हमको इंग्लिश सीखनी है, तो जब हम इंग्लिश सीखेंगे तो उसके जो ट्रांसलेट करना है, जो उसके रूल हैं वो हम जो है ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में, क्योंकि हिंदी हमारी मदर टंग है, हिंदी में हम सारी चीज़ें समझ पाते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हिंदी का प्रयोग हमने किया इंग्लिश को सीखने में, क्योंकि हिंदी हमारी मदर टंग है यानी हमारी मातृभाषा है, उसमें हम कंफर्टेबल हैं हर चीज़ को समझने में, तो उसका हम प्रयोग कर रहे हैं इंग्लिश को सीखने में। तो ये यहाँ पर क्या हुआ जो है, प्रथम लैंग्वेज जो हमारी थी वो सेकंड लैंग्वेज को समर्पित है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग यानी उसी की हेल्प लेकर ही हम सेकंड लैंग्वेज सीख पा रहे हैं। तो ये जो है यहाँ पर गलत होगा कि जो है मतलब दोनों अलग अलग हैं। थर्ड है कि सहजात प्रथम भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम में अवरोध डालता है, तो ये भी नहीं कर सकते, बल्कि अप्रिशिएट करता है, क्योंकि हम जो है प्रथम लैंग्वेज का ही प्रयोग करके हम सेकंड लैंग्वेज को सीख रहे होते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा कि अवरोध है। लेना देना नहीं है ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि प्रथम लैंग्वेज बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसी में बच्चा कंफर्टेबल महसूस करता है खुद को अभिव्यक्त करने में, और उसी की हेल्प कर लेकर
वो जो है दूसरी लैंग्वेज को सीख रहा होता है। तो ये भी यहाँ पर कहना गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 21 पे। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें पूछा है कि कक्षा 7 का विद्यार्थी एलम कन्नड़ कन्नड़ मराठी, हिंदी और अंग्रेजी 4 भाषाएं जानता है। यानी जो है एलम एक बच्चा है, वो जो है कन्नड़ लैंग्वेज भी जानता है, मराठी भी जानता है, हिंदी और अंग्रेजी, इन चारों भाषाओं को वो जानता है अच्छे से, ठीक है। घर में जब वह अपनी पिता के साथ बात करता है तो प्रवाह के साथ चारों भाषाएं जो है बोलता है, ठीक है। यानी चारों लैंग्वेज का प्रयोग करके वो बात करता है। और विद्यालय में वह हिंदी, कन्नड़ तथा अंग्रेजी बोलता है, क्योंकि उसके मित्र व जो है अध्यापकों को यही भाषाएं आती हैं। इस स्थिति को किस रूप में जाना जाएगा? यानी जो एलम है वो ये जानता है कि हमको कौन सी लैंग्वेज में कहाँ पर बात करनी है, क्योंकि जब वो घर में है तो चारों लैंग्वेज का प्रयोग कर रहा है, चारों लैंग्वेज का प्रयोग करते हुए अपने पेरेंट्स से बात कर रहा है। लेकिन जब वो विद्यालय जा रहा है, अपने मित्रों से बात कर रहा है, टीचर से बात कर रहा है, तो सिर्फ मात्र 3 लैंग्वेज का प्रयोग कर रहा है, क्योंकि जो टीचर हैं और जो उसके फ्रेंड हैं वो सिर्फ वही लैंग्वेज जानते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा 21 का? पहला है कोड से आगे जाना, यानी कोड जो है स्विचिंग है या फिर कोड जो है मिक्सिंग है, तो ये नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि वो स्विच नहीं कर रहा, ठीक है, वो सभी लैंग्वेज का प्रयोग कर रहा है। तो अंत जो है अगला है अंतर्भाषा, इंटर लैंग्वेज है, ये भी नहीं होगा। परभाषिक यानी ट्रांस लैंग्वेज है, या फिर कोड जाल यानी कोड मिक्सिंग है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका थर्ड ऑप्शन होगा, क्योंकि कोड मिक्सिंग नहीं होगा। कोड मिक्सिंग आपका कब होगा? जैसे मैं हिंदी में बात कर रही हूँ, फिर हिंदी में बात करते करते मैं इंग्लिश में चली जाऊँ, यानी इंग्लिश में जो है वर्ड को बोलूँ, फिर इंग्लिश से फिर हिंदी में आ जाऊँ, तो ये हमारा हो जाएगा कोड मिक्सिंग, कि हमने मिक्स कर दिया। कोड स्विचिंग का मतलब होता है जैसे हम हिंदी में बात कर रहे हैं, फिर हम इंग्लिश में चले जाएं, हम जो है मराठी में बात कर रहे हैं, फिर हम कन्नड़ में जो है ट्रांसलेट कर दें, तो ये हमारा हो जाता है कोड स्विचिंग, कि हमने जो है क्या किया, जिस लैंग्वेज में हम बात कर रहे थे उससे हम दूसरी लैंग्वेज में चले गए, यानी हम स्विच कर गए, हम दूसरी लैंग्वेज में स्विच कर गए। तो ये हो जाता है कोड स्विचिंग। और कोड मिक्सिंग ये भी ध्यान रखिएगा, हिंदी में वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है जो बच्चा है वो ये नहीं कर रहा, ना तो कोड मिक्सिंग कर रहा है, ना तो कोड स्विचिंग कर रहा है। उसको 4 लैंग्वेज आ रही हैं, घर में वो चारों लैंग्वेज का प्रयोग करता है, और जब बाहर जाता है अध्यापक और अपने फ्रेंड सर्कल से मिलता है, तो वहाँ पर जो है वो लैंग्वेज का प्रयोग कर रहा है जो उसके फ्रेंड एंड जो है उसके जो है टीचर जानते हैं। तो यहाँ पर परभाषा है, क्योंकि उसको ये पता है कि यस हमको अपनी लैंग्वेज का कहाँ पर कैसे प्रयोग करना है, ठीक है। यानी कि कौन सी लैंग्वेज का प्रयोग कहाँ पर कितना और कैसे करना है, उसको ये पता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा परभाषिक होगा, यानी परभाषिक योग्यता है, बच्चे को ये पता है कि यस हमको कौन सी लैंग्वेज का कितना और कैसे कहाँ पर प्रयोग करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया हुआ था। यहाँ पर जो है पूछा गया है कि यह यानी क्वेश्चन चेंज है और इसका लैंग जो है आंसर भी चेंज है, लेकिन वहाँ पर भी हमने डिस्कस किया हुआ था, तो अगर आपने कल की क्लास देख ली होगी तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। यहाँ पर पूछा है कि यह अकादमिक भाषा या विभिन्न प्रकार के विषयों के लिए अध्ययन जो है आवश्यक भाषा में निपुणता से संबंधित है, ये यहाँ पर आपको बताना है। यानी कि हम जो विद्यालय में लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, जो हम अपने ऑफिस में अपने सर से टीचर से जो हम जिस लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो संप्रेषणात्मक भाषा निपुणता है, कि आप जो है आप में ये निपुणता है कि आप हर लैंग्वेज में अच्छे से बात कर पा रहे हो, तो ये यहाँ पर नहीं होगा। संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता है, या फिर पर जो है अंतर भाषा निपुणता, ये नहीं होगा। बुनियादी जो है अंतर्वैश्विक संप्रेषण कौशल यानी बेसिक इंटरपर्सन कम्युनिकेशन स्किल, तो ये भी नहीं होगा। ये कब हो सकता था? अगर जब यहाँ पर बोला गया होता कि बच्चा जो है डेली प्रतिदिन अपने जो है दैनिक मतलब प्रतिदिन रूटीन में जिस लैंग्वेज का प्रयोग कर रहा है उसको क्या कहा जाएगा, तो यहाँ पर ये 4 ऑप्शन हो जाता। लेकिन यहाँ पर बात हुई अकादमिक भाषा या विभिन्न प्रकार के विषयों के लिए आवश्यक भाषा में निपुणता से संबंधित है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो सेकंड ऑप्शन आपका होगा, ठीक है। यानी जिस लैंग्वेज का प्रयोग हम अपने घर में कर रहे हैं
उस लैंग्वेज का प्रयोग हम विद्यालय में नहीं कर सकते, उसी लैंग्वेज में हम अपने टीचर से बात नहीं कर सकते, अपने बॉस से बात नहीं कर सकते। तो ये क्या है, जो लैंग्वेज विद्यालय में, ऑफिस में, ठीक है, जो है प्रयोग की जाती है, वो आपका आ जाता है संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता के अंतर्गत। ये आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार पूछता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 23 पे। 23 है जिसमें पूछा गया है कि कक्षा 8 की अध्यापिका एक पाठ्य सामग्री के 5 वाक्यों को 2 बार अंग्रेजी में पढ़ती है, ठीक है, और जो है शिक्षार्थियों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए कहती है कि बच्चों आप इसको ध्यान से सुनो। इसके बाद वह शिक्षार्थियों को 4-4 के समूह में काम करने के लिए कहती है, यानी आप फिर 4-4 के जो समूह हैं वो बना देती है, उसमें कहती है आप वर्क करो कि वे पढ़ी गई पाठ्य सामग्री का पुनर्लेखन करें जो एकदम मूल जैसा ना हो। इस गतिविधि को क्या कहेंगे, ये आपको यहाँ पर बताना है क्वेश्चन नंबर 23 का। तो कौन सा राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 23 में? तो जो है सामूहिक श्रुत लेख है, या फिर श्रवण कार्य है, लेखन कार्य है, या फिर अनुच्छेद श्रुत लेख है। तो अनुच्छेद श्रुत लेख होता है तब जब हम चीजों को देख करके और सुन करके और लिख रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बात ये हुई है कि समूह में जो है डिवाइड किया गया है और कहा गया पढ़ी गई पाठ्य सामग्री का पुनर्लेखन करना, यानी जो आपने पढ़ा है उसको जो है पुनर्लेखन करना है, यानी फिर से उसको लिखना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो फर्स्ट होगा, क्योंकि समूह में डिवाइड किया गया, यानी 4-4 के जो है ग्रुप बनाए गए हैं, समूहों में डिवाइड किया गया है। तो इसीलिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन होगा, ना कि फोर्थ ऑप्शन। क्योंकि फोर्थ ऑप्शन इस कंडीशन में हो सकता था, यहाँ पर लिखा है अनुलेख यानी अनुच्छेद श्रुत लेख, सॉरी माफ करना, मुझे लगा अनुलेख लिखा हुआ है, यानी अनुच्छेद श्रुत लेख, यानी आप अनुच्छेद को सुन करके लिखना। तो यहाँ पर अनुच्छेद सुन करके लिखने की कोई बात नहीं हो रही है, यहाँ पर ग्रुप में बात हुई है, क्योंकि समूह में 4-4 के समूह में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा। देखिए क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ करके तब ऑप्शन देखिएगा, तभी जाके आंसर निकलेगा, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाती है, कभी कभी समूह में भी लिख देगा। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे नहीं तो अनुच्छेद श्रुत लेख भी जो है आप टिक कर सकते हो, क्योंकि ये भी लगेगा कि बिल्कुल सही है, बट यहाँ पर अनुच्छेद की कहीं बात हुई नहीं है पूरे क्वेश्चन में, यहाँ पर बात हुई है समूह में। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका फर्स्ट होगा, ना कि फोर्थ होगा, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है भाषा की एक विशेषता नहीं है, ये आपको बताना है। नहीं जो है लैंग्वेज की जो है कौन सी एक डिफिनेशन नहीं है। तो पहला है यह जो है याक्षिक है, या फिर जो है यह स्थिर है, यानी जो लैंग्वेज है भाषा स्थिर है, या फिर भाषा सांस्कृतिक अनुभवों पर आधारित होती है, या फिर भाषा एक अर्जित और जो है सीखी हुई व्यवहार है। तो 24 का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा करेक्ट होगा? तो पहला यानी भाषा ऐच्छिक है, ये आपका नहीं होगा। भाषा स्थिर है, या फिर जो है 24 का कौन सा करेक्ट आंसर होगा? या फिर भाषा सांस्कृतिक अनुभवों पर आधारित है, या फिर भाषा एक अर्जित और सीखी हुई व्यवहार है। तो कौन सा यहाँ पर राइट आंसर होगा? तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका सेकंड ऑप्शन होगा, क्योंकि भाषा स्थिर है। क्वेश्चन में दिया है कौन सी विशेषता नहीं है, ठीक है, यानी निगेटिव आंसर हमको देना था, क्योंकि क्वेश्चन जो है हमारा निगेटिव है। पूछा है कि कौन सी जो है भाषा से भाषा की एक विशेषता नहीं है, तो भाषा स्थिर है, यही इसकी विशेषता नहीं है। क्योंकि भाषा जो है ये फिक्स नहीं है, ये आप नहीं कह सकते कि लैंग्वेज कभी चेंज नहीं हो सकती। आज की डेट में जो हिंदी बोली जा रही है, अभी यही जो है 20 साल 25 साल बाद इसमें थोड़ा सा चेंज आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि आप जो है आपके आसपास अगर जो बुजुर्ग लोग हैं जिनकी उम्र जो है 100 साल हो चुकी है या 90 साल हो चुकी है, अगर आप उनसे बात करेंगे तो उनकी लैंग्वेज में, उनके बात करने के तरीके में चेंज होगा आज की डेट में, ठीक है। तो यानी भाषा क्या है, समय के साथ परिवर्तित होती है, समय के साथ इसमें धीरे धीरे चेंजमेंट देखने को मिलता है, और इसमें क्षेत्रीय प्रभाव भी देखने को मिलता है। वही वर्ड आपके यहाँ कुछ और बोला जाता होगा, और अगर आप थोड़ी दूर कहीं और आगे बढ़ते हैं तो उसमें वही वर्ड कुछ और तरीके से वहाँ पर प्रेजेंट किया जा रहा होगा। तो इसमें क्या है, यानी भाषा समय के साथ परिवर्तित होती है। आज जिस लैंग्वेज का हम प्रयोग कर रहे हैं, जैसे हम बोल रहे हैं,
आने वाले टाइम में यही लैंग्वेज बोली जाएगी, बट इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को ज़रूर मिलेगा। तो लैंग्वेज क्या है, समय के साथ धीरे-धीरे परिवर्तित भी होती है। हाँ, ये तुरंत परिवर्तित नहीं होती है, बट हाँ, कुछ टाइम बाद इसमें चेंजमेंट देखने को ज़रूर मिल जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका सेकंड होगा, क्योंकि लैंग्वेज स्थिर नहीं है, लैंग्वेज भी समय के साथ परिवर्तित होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर सेकंड ऑप्शन होगा। बाकी जो ऑप्शन थे वो यहाँ पर करेक्ट हैं, लेकिन यहाँ पर हमको नेगेटिव आंसर देना था, इसीलिए यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, आज हम लोगों ने बोला था 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो ये 25 यानी लास्ट क्वेश्चन है आज का। इसमें पूछा है कि आ और बा कथनों पर विचार करें। यानी आ है अकादमिक भाषा विशेषताओं की जो है विशेषता है, जो अकादमिक जो है विषयों के लिए विशिष्ट है। बा है कि अकादमिक भाषा के क्षेत्र में व्याकरण, शब्दावली और भाषा के सभी विषय क्षेत्रों के जो है विमर्श हैं। तो कौन सा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो बताना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो फर्स्ट बी है और जो है बी भी, यानी जो है आ भी सही है और बा भी सही है। तो यहाँ पर आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, क्योंकि आपके ऑफिशियल आंसर की में थर्ड ही ऑप्शन गिवन है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। तो ये थे फ्रेंड्स 25 क्वेश्चन जो कि मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। कल हम लोगों ने जो है 12 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। तो आई होप आपने कल की क्लास अटेंड कर ली होगी। अगर नहीं किया हुआ तो जा कर के ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप स्टार्टिंग से देखोगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग CDP या फिर EVS पैडागोजी के क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड को शेयर भी करिएगा। हर कंटेंट जो है कंप्लीट हो चुका है। 5 बजे सोशल साइंस की भी क्लासेस होती हैं, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करके अपने फ्रेंड को शेयर ज़रूर करिएगा। बाकी चैनल पे पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको सारी अपडेट मिलती है टाइम से, और साथ ही सीटेट पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की तैयारी भी करवाई जाती है। तो आप लोग मेरे साथ भी जुड़ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।